अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह आज एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए मसूर की वैज्ञानिक बुआई विधि, ज्यादा पैदावार हेतु अनार के बाग का प्रबंधन, अधिक उत्पादन हेतु तोरिया की फसल में किए जाने वाले शस्य कार्य, हमारे प्रदेश के जो किसान भाई मसूर की खेती करना चाहते हैं, वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है और इससे अधिक उपज लेने के लिए यह जरूरी है कि मसूर की अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव किया जाए। साथ ही इसकी बुआई वैज्ञानिक तकनीक से करने की जरूरत भी है। तो इन्हीं सब बातों की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। और आज हम जो चर्चा करेंगे मसूर की जो खेती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो मसूर की खेती है इसको भी हम जो है व्यापारिक फसलें रहती हैं उस तरह से हम करें तो निश्चित रूप से हम जो है लाभ होगा। और इसको जो है हम मुख्य रूप से जो बुआई करते हैं या तो असिंचित क्षेत्रों में बुआई करते हैं या ऊंची नीची ज़मीन है वहाँ बुआई करते हैं। लेकिन जहाँ हमारे पास पर्याप्त साधन है अगर वहाँ हम बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से इसकी जो अन्य फसलों की पैदावार मिलती है उसी हिसाब से हमको इस जो मसूर की खेती है इससे भी हम अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। उसके लिए हम जो खेत का चुनाव करें, खेत जो अगर समतल है तो बहुत अच्छा है और उसको जो है 2-3 बार जुताई करके और पाटा लगाने के बाद इसकी जो हम बोनी लाइन से करें। दूसरा इसमें खाद जो देना है, जो खाद की मात्रा का प्रयोग करना है इसमें जो है 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना है और इसमें जो 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर हमको जो है प्रयोग करना है। तो बोने के समय पे हम जो है इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा तथा गंधक की पूरी मात्रा को बुआई के समय पे हमको प्रयोग करना है। और नाइट्रोजन क्योंकि हम इसको जो है डीएपी से जो है हम बोनी करते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति हमारी उसी से हो जाएगी, अलग से अतिरिक्त नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ हम सिंगल फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हमको 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हम यूरिया का इस्तेमाल टॉप ड्रेसिंग में कर सकते हैं। जो किस्म है जैसे हमारा जवाहर मसूर 1 है और K75 है, पंत मसूर 4 है, पंत मसूर 5 है, PL 639 और PL 402 ये उकटा अवरोधी प्रजातियां हम इनका भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। और इन प्रजातियों को अगर हम समय से बोते हैं तो हम 18 से लेकर के 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हम जो है इससे उत्पादन ले सकते हैं। इसमें 40 से लेकर के 60 किलोग्राम बीज हमको प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना है। तो जहाँ हम लाइन से बोनी कर रहे हैं और समय से बोनी कर रहे हैं वहाँ 40 किलोग्राम बीज देना है और जहाँ पर हम जो है थोड़ा देर से बोनी कर रहे हैं वहाँ 60 किलोग्राम बीज का प्रयोग करना है। और बीज की मात्रा इसके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि अगर बड़ा बीज है तो उसकी मात्रा अधिक लगेगी और छोटा बीज है तो उसकी मात्रा थोड़ी कम लगेगी। दूसरे कि इसकी जो बीज है, बीज को हमको सबसे पहले बीज उपचार करना है
और बीज उपचार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम बावस्टीन या थीरम, वो बावस्टीन या थीरम 3 ग्राम दवा 1 किलो बीज में मिला करके हम इसको मिलाएं और उसके बाद में हम जो कल्चर का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हम जहां मसूर की नई खेती कर रहे हैं वहां पर कल्चर लगाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कल्चर से क्या फ़ायदा है इसमें कि जितनी भी हमारी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको जो है जड़ों के माध्यम से एकत्र करती हैं। जितनी भी दलहनी फसलें हैं तो दलहनी फसलों में जैसे हमारा मसूर है तो मसूर में हमें मसूर का कल्चर मिलाना है। 10 किलो बीज में 1 कल्चर का पैकेट पर्याप्त रहता है। तो पहले हम उसमें फफूंदीनाशक दवा का इस्तेमाल करना है, उसके बाद में हमको जो कल्चर का इस्तेमाल करना है। दूसरा एक कि जो बुवाई का तरीका है, जुताई करने के बाद में हम जो फर्टिलाइजर कम सीड आती है उससे भी हम इसकी बोनी कर सकते हैं। तो उसमें खाद और बीज दोनों साथ साथ गिरते हैं और उससे जो है ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बीज के नीचे खाद रहता है तो उससे जो है पर्याप्त मात्रा में खाद की उपयोगिता बनी रहती है। तो ज़रूरी है कि हम फर्टिलाइजर कम सीडल से बुआई करें, हम छटकमा इसकी बुआई न करें। दूसरा इसमें एक खरपतवार प्रबंधन की बात और आती है, क्योंकि जो खरपतवारों से भी हमें जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो जैसे ही हमारी 20 से 25 दिन की फसल हो जाए तो हमको एक बीडिंग करा देना चाहिए, चाहे मैनुअल बीडिंग करा दें, श्रमिकों द्वारा निदाई करा दें। और जहाँ श्रमिकों की समस्या है वहाँ जो हम जो ऐसे बोने के 72 घंटे के अंदर पेंडीमेथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। 3 लीटर प्रति हेक्टेयर दवा को 500-600 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो उससे जो है हमारा जो है जो खरपतवार हैं वो नहीं जमेंगे, केवल जो है हमारी मसूर की फसल जो है जमेगी। दूसरा जो पानी जहाँ जैसे हमको रबी के मौसम में बारिश नहीं होती है तो हमको ये फूल आने से पहले और फलियां बनते समय इसमें नमी होना ज़रूरी है। अगर बरसात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो वहाँ पर हमको सिंचाई जहाँ हमारे पास उपलब्ध है वहाँ हम सिंचाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है हमें 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हम इसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों के पास अनार के बाग हैं वो उनसे अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब वो बाग के प्रबंधन में वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाएं। तो वर्तमान में अनार के बाग का प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं ग्राम तिगांव जिला छिंदवाड़ा के प्रगतिशील किसान मधुसूदन टोनपे से। सबसे पहले किसान भाइयों इसमें 3 फसल अपन ले सकते, जैसे मुरुग बहार, अम्बिया बहार, हस्त बहार। तो 3 फसल लेने साल में एक ही बार लेना है, फसल 3 ले सकते, यानी 3 में से एक कौन सी भी अपने को चूज करना है। तो सबसे अच्छी फसल, सबसे आमदनी वाली जो फसल है वो हस्तबार है। हस्तबार बोले तो ये अगस्त सितंबर में अपने को इसको तान दे के फिर इथराइल का स्प्रे मार के पत्ती नीचे गिराना है और उसमें एक बोर्डो मिक्स का एक स्प्रे मार के उसके बाद डीएपी की न्यूली यानी डीएपी का पानी बना के स्प्रे मारना है, जिससे फुटाव अच्छा होगा और अपना जो फल का ये साइज है डीएपी से एकदम तुरंत अच्छा नवती निकालता है और अच्छा स्ट्रांग साइज निकलता है। और उसके बाद अपन उसमें 19-19 भी अपन ड्रिप से दे सकते और अच्छी फुट के लिए उसको एक तान जो रहता है, जो पानी नहीं देना उसको तान बोलते, वो 1 महीने का तान कम से कम अपने पौधे को होना तो अपना पौधा अच्छा फूट सकता है। तो किसान भाइयों जब अपन इसको फोड़ते तो उसमें अपने को निंदाई गुड़ाई पहले महीने में कुछ भी नहीं करना है, उसको वैसे के वैसे जमीन को प्याक रहने देना है। और जैसा अपना फल सेटिंग होता है, फल सेटिंग के बाद अपने खेत में जो खरपतवार है उसको निकालने के लिए बीच में जो अपनी जगह छुट्टी है उसमें तो ट्रैक्टर आसानी से चलता है,
तो जितनी जगह में अपना ट्रैक्टर चलता है तो उतनी जगह ट्रैक्टर से आसानी से साफ करके अपनी जो रेस बेड के ऊपर की जो जगह बचती है उसमें अपन कुदड़ी पावड़ा इससे अपन साफ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर केयर करोगे तो अपना पौधा स्वस्थ रहेगा, और निंदा उसमें नहीं रहेगा तो अपना स्वस्थ पौधा रह के अच्छा खाद उसको मिलते जाएगा। और दूसरी बात, अपने को पौधे से 1.5-2 फीट तक मट्टी चढ़ाना चाहिए। अपना जो रेस बेड है, अपना पौधा है, वो अच्छा गद्दे पे रहना चाहिए ताकि अपनी जो जड़ है वो भुरभुरी मट्टी में, अपनी नमी मट्टी में, और पानी जो देते हैं अपन वो नमी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी बात है कि अपने पौधे के आसपास की मिट्टी अच्छी भराव हो। उसमें अपने को खाद 150 ग्राम DAP, 150 ग्राम पोटैश, 100 ग्राम माइक्रोन्यूट्रॉन, बोरान, ये मात्रा अपने को उसको पर पौधे को देना है। तो वो जब सेटिंग होता है, अपना सेटिंग के बाद ही देना है। और जो अपन खाद देंगे वो पौधे से 1.5 फीट दूरी पे जहाँ अपन पानी दे रहे ड्रिप अपना रहा उस जगह पे अपने को देना है। और झाड़ के एकदम करीब कभी भी खाद देना नहीं चाहिए ताकि उसकी जो मेन रूट है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और पौधा अपना कमजोर हो जाता है, उसकी क्षमता में कमी आ जाती। किसान भाइयों, मैं ये बात समझाता हूँ आपको कि जो अनार का पौधा है बहुत कम पानी देना पड़ता है इसको, तो इसको 2 दिन के अंतर से पानी देना चाहिए। 2 दिन में 1.5 घंटा ड्रिप से ऊपर नहीं चलाना चाहिए। 1.5 घंटे में अपना पौधा स्वस्थ रहता है बिल्कुल। और जैसे जैसा अपना फल बढ़ते चलता है तो अपन 1.5 घंटे से 1.25-2 घंटे, फिर 2 घंटे, जैसा जैसा अपना फल का साइज बड़ा होगा उस हिसाब से अपन पानी देंगे। अगर अपन ने पहले ही ज्यादा पानी दे दिया तो आपके यहाँ एक तो माल ज्यादा गलेगा और वाटर शूट जो है वो बहुत ज्यादा निकाल लेंगे। किसान भाइयों, रही बात अपने इसकी छिड़काव की, स्प्रे की, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा फंगीसाइड वाले स्प्रे इस्तेमाल करना, जैसे M45 है, बाविस्टीन और ऐसे अनेक प्रकार के जो फंगीसाइड के स्प्रे मिलते हैं वो अपने को स्प्रे करना है। और रही बात अपने यहाँ अगर इल्ली है तो कीटकनाशक भी अपन स्प्रे कर सकते, और 1 हफ्ते में 1 स्प्रे जब माल है अपने यहाँ तो देना ही है ताकि अपना पौधा स्वस्थ रहे। सिर्फ 8 से 10 दिन में 1 स्प्रे अपना होना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज अपना जो पौधा दिख रहा है ये 3रा वर्ष पूरा होने वाला है उसको। तो 3रे वर्ष में अभी ये पौधा है तो 35 किलो माल एवरेज में आएगा प्रति पौधा, 35 किलो। तो और इसके बाद भी आने वाली जो फसल है वो बढ़ती चलेंगी। तो किसान भाइयों, मैं ये समझाता हूँ कि आप जो अनार की खेती करेंगे तो एक लाभ का धंधा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तोरिया फसल की बुआई कर दी है, वो इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु इस समय इनमें कौन कौन से शस्य कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार से। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि तोरिया जो हमारी फसल है उसकी बुआई उपरांत क्या क्या शस्य क्रियाएं करें ताकि हमें उत्पादन अच्छा मिले, और उसमें मुख्य रूप से हम किस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से शस्य क्रियाएं करेंगे ताकि हमारी फसल जो हमारा पौधा होगा उसमें ब्रांचेज, शाखाएं अच्छे से अच्छे निकलें और हमारी फलियां अच्छी बने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अब समय चल रहा है वो आपने तोरिया की बुआई आप पहले कर चुके होंगे। फसल खड़ी हुई होगी, लगभग 20-25 दिन की फसल आपकी हो चुकी होगी,
और इस फसल में आपको क्या क्या शस्य क्रियाएं करनी है, सबसे पहले हम बिंदुवार बात करेंगे। यदि आप किसी कारणवश जब हम बुआई करते हैं, नियमतः बीज की मात्रा थोड़ी अधिक भी रखी जाती है ताकि उसमें कहीं बीच में गैप खाली न रहे। और तोरिया की जब हम बुआई करते हैं, तोरिया की बुआई में मुख्य रूप से पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी का निश्चित सावधानी रखनी चाहिए। यदि हम पंक्ति से पंक्ति की बात करते हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी की जब हम बात करते हैं तो कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए, ताकि उसमें हमारे जो एक स्टैंडर्ड पौधे की संख्या है वो हमें प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो सके। जब पौधे 21 दिन के हो जाए, 20 से 25 दिन के बीच में हमें विरलीकरण अवश्य कर देना चाहिए। जो हमारे पौधे हैं उनकी छटाई कर देनी चाहिए, जिसको हम विरलीकरण कहते हैं। जो हमारा छटाई करने का तरीका है, हमें पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी को मेंटेन करना है, उसको सही करना है। यदि पौधों की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रत्येक पौधे को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, हवा और धूप प्रकाश उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, तो उसमें पौधे की वनस्पतिक वृद्धि अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए विरलीकरण सबसे मुख्य है। कुछ किसान भाई घास या हरे चारे के लिए विरलीकरण का कार्य 1.5 महीने के बाद करते हैं, 40-45 दिन के बाद करते हैं। उस समय जब हम विरलीकरण करते हैं तो पौधे की जो ब्रांचेज लेने की अवस्था होती है वो निकल चुकी होती है। उस अवस्था के बाद विरलीकरण करने पर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब हम 20 से 25 दिन के बाद विरलीकरण करते हैं, उसी समय पहली निराई गुड़ाई हमें खेत में कर देनी चाहिए, और उसके बाद दूसरी निराई गुड़ाई लगभग 40 से 45 दिन बाद हम तोरिया के खेत में करते हैं। जहां तक संभव हो, हम जब हमारी लाइन से लाइन के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होगी तो हम प्रयास करें पहले खुरपी के माध्यम से निराई गुड़ाई करें। यदि वो संभव ना हो तो फावड़े के माध्यम से हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और उसमें सावधानी ये रखनी है कि हमारा जो निराई गुड़ाई का कार्य है वो किन्हीं भी परिस्थिति में 30 दिन के बाद का ना हो, क्योंकि उस समय हमारे पौधों की प्रतिद्वंदिता जो खरपतवार होते हैं उनके अधिक होती है। उससे पूर्व ही यदि हम खरपतवार खेत से निकाल देंगे तो हमारे निराई गुड़ाई का अधिक लाभ पौधों को प्राप्त होगा। मुख्य रूप से जो हमारा तोरिया की फसल में खाद और उर्वरक की हम बात करते हैं, तो जो बुआई हमारी हो चुकी है उसमें बेसल डोज में हम जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा रिकमेंडेड डोज होती है वो हम डाल चुके होते हैं। उसके बाद जो पहली अवस्था है हमारी, पहला पानी लगाने के बाद, जो हम 21 से 25 दिन के बाद पहला पानी लगाते हैं, उसके बाद हम पहली यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। अधिकतम लगभग 7 से 8 किलोग्राम, यदि मैं किसान की भाषा में बात करूं, 7 से 8 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से हम यूरिया का प्रयोग करेंगे। और यदि हम हेक्टेयर की बात करते हैं तो उसमें लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसमें यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। सबसे मुख्य है कि यदि आपने बुआई के समय पर सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो निराई गुड़ाई से पूर्व सल्फर का प्रयोग आप अवश्य करें, क्योंकि सल्फर तेल बढ़ाने के लिए, हमारी फसलों में जो तेलीय फसलें होती है उसमें ऑयल कंटेंट, तेल की मात्रा बढ़ाने में सहयोगी होता है। तो 2 किलोग्राम प्रति बीघा लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम सल्फर का प्रयोग करते हैं तोरिया की फसल में। और सिंचाई के लिए 25 से 30 दिन बाद हमारी पहली सिंचाई, और उसके बाद हमारी 40 से 45 दिन पर दूसरी सिंचाई, और 60 से 65 दिन पर तीसरी सिंचाई हम करते हैं। और उसके बाद यदि आवश्यकता होती है, वैसे क्योंकि हमारा जो तापमान होता है वो दिन प्रतिदिन कम होता जाता है तोरिया की फसल में, इसलिए बाद की सिंचाइयों की आवश्यकता अधिक अवधि पर पड़ती है, कम से कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यदि हम ये सभी शस्य क्रियाएँ सावधानी पूर्वक करेंगे तो हम 90 से 100 दिन के बीच में ही हमारी तोरिया की फसल हमें प्राप्त हो जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोहनपुर, जिला इंदौर के कृषक किशोरी पाटीदार ने। यह धनिया की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो किशोरी पाटीदार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। धनिया एक वर्षीय शाकीय पौधा है। इसका उपयोग हरी पत्तियों तथा बीज मसाले के रूप में किया जाता है। धनिया का उपयोग विश्व में भारत, बर्मा, दक्षिण एशिया के देशों इंडोनेशिया, थाईलैंड, इसी के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका, टर्की, पाकिस्तान इत्यादि देशों में बहुतायत रूप से किया जाता है। धनिया के उपयोग में जैसा कि सर्वविदित है,
चटनी, अचार, मसाले के रूप में, इसी के साथ साथ औषधि रूप में भी धनिया का उपयोग बहुतायत रूप से किया जाता है। इसके साथ साथ धनिया के बीजों से जो कि 1% तेल के रूप में प्राप्त होता है, औषधि रूप में उपयोग किया जाता है। धनिया सभी प्रकार की अच्छी जीवांश युक्त मृदाओं में उगाई जा सकती है। इसके साथ साथ जो दोमट मृदा होती है, जो अच्छी जीवांश युक्त होती है, उसमें धनिया की खेती उत्तम प्रकार से की जा सकती है। धनिया की खेती करने से पूर्व मिट्टी को अच्छी भुरभुरी पाटा लगाकर तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो। इसके साथ साथ किसी भी खेती करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि उसकी उत्तम प्रजातियों का चयन। धनिया की जो उत्तम प्रजातियां हैं वो पंथ हरितमा, राजेंद्र स्वाति, UD20, आजाद धनिया 1, ग्वालियर, सिंधु, मोरक्कन इत्यादि प्रजातियां जिनकी पैदावार किसान भाइयों को अच्छी मिलती है। धनिया की प्रति हेक्टेयर बीज जो 10 से 15 किलोग्राम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो होता है। इसके बीज बोने का समय जो है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। पत्तियों के लिए इसके बीज को बुआई सितंबर से नवंबर तक करते हैं, जो कि हमें पत्तियां अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक हरी पत्तियों के रूप में प्राप्त होते हैं। धनिया को बोने के लिए जो पंख से पंख दूरी है 20 से 30 सेंटीमीटर और जो पौधे से पौधे की दूरी है 5 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। धनिया की बुआई छोटी छोटी क्यारियों में करने का फायदा रहता है। जो उसमें अंतःसस्यी क्रियाएं हैं वो अच्छी तरीके से होती हैं। पानी देने की व्यवस्था, उसके साथ साथ निराई गुड़ाई की भी व्यवस्था या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी है कीटनाशकों का प्रयोग वो आसान रहता है। तो उसके साथ साथ जो अगर हरी पत्तियों की लेते हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए बहुत आराम रहता है, इसलिए छोटी छोटी क्यारियों में धनिया की खेती करना चाहिए। धनिया की फसल अच्छी लेने के लिए 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद, इसी के साथ साथ 40 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस तथा 50 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा बेसल डोज के रूप में देते हैं धनिया के बुआई के साथ साथ। इसी के साथ जो बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसको 2 भागों में फसल के 35 से 40 दिनों के बाद और जो शेष मात्रा है वो पौधों में फूल आने के समय धनिया के पौधों में देना है। धनिया में एक जो और समस्या है वो यह है कि जो उसके रोग हैं, स्टेगनाल रोग मुख्यतः धनिया में लगता है, जिसकी रोकथाम के लिए पंथ हरितमा जो कि रोगरोधी प्रजाति है इसको उगाना चाहिए। इसके साथ साथ पड़ी रोगों की रोकथाम के लिए 1% बेविस्टीन का छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और जो है कीट जो समस्या होती है, धनिया में जब फूल आते हैं उसी समय सरसों में फूल आते हैं, जो कि माहू के प्रकोप को बहुत अधिक बढ़ाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मेटासिस्टाक्स नामक कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। धनिया की उत्तम प्रकार से ली गई फसल में जो 125 से 140 कुंटल हरी पत्तियों की उपज होती है, तथा इसी के साथ साथ 12 से 15 कुंटल जो है बीज की प्राप्ति होती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार के लिए संतरा के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। हरे चारे की अधिक पैदावार हेतु बरसीम की वैज्ञानिक तरीके से बुवाई। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।